हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर, वैद्युत रसायन को लेकर। और इस वीडियो से पहले जो मैंने पिछला वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, वीडियो नंबर 30, यदि आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपके साथ डिस्कशन किया था कंडक्टर्स के बारे में, बैड कंडक्टर्स के बारे में। और उस वीडियो के अंदर इन आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त एक वर्ड आया था इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। तो मैंने आपसे वादा किया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके क्लासिफिकेशन को लेकर डिस्कस करूंगा। तो माय डियर्स, दिस इज द वीडियो in which we are going to discuss about electrolytes and their classifications in depth। तो उम्मीद है आप तैयार हैं और कमर कस के इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल मन बना चुके हैं। तो आइए आपको ले चलता हूं वर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर, यानी कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं विद्युत अपघट्य। और जो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स हैं अच्छे से जानते हैं, इट इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आज हमारा जो डिस्कशन है माय डियर, सबसे पहले होगा वर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर। यदि कोई मुझसे पूछता कि सर ये विद्युत अपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो मैं इनको टू डिफरेंट काइंड से डिफाइन कर सकता हूं। आइए कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके माध्यम से हम विद्युत अपघट्य को डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट मेथड, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और उम्मीद है मुक्त इलेक्ट्रॉन अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो समझिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया? तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उन्हें हम विद्युत अपघट्य कह देते हैं। एक जनरल डेफिनेशन है। लेकिन अब आप थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में जाएंगे तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सेकेंड, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आयन कौन कौन से होते हैं जानते होंगे आप लोग, धन व ऋण। इज दैट क्लियर माय डियर्स? में विभक्त नहीं हो पाते, उनको भी माय डियर हम क्या कहते हैं? non-electrolytes. So as far as the definition of non-electrolyte is concerned, we can say those substances that will not dissociate in aqueous solution are known as non-electrolytes. वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं माय डियर्स, उनको हम कहते हैं विद्युत अनअपघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप कहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल्स दे दीजिए प्लीज। तो आइए कुछ एक एग्जाम्पल्स देकर इस आर्टिकल को बाइंड अप करते हैं। जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया, जैसे चीनी, जैसे अल्कोहल। अब आप कहेंगे सर इनके फॉर्मूले तो बता दो। C6H12O6, जैसे NH2CONH2, जैसे C12H22O11 और जैसे C2H5OH। So these are the chemical formulas of glucose, urea, चीनी and alcohol respectively. So my dear, आप इनमें से किसी भी पदार्थ को लें और इन्हें जल में घोलें, जल मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जल में डिसॉल्व करें, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट, क्योंकि इनके अंदर कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। दैट्स व्हाई दे विल नॉट डिसएसोसिएट और आयोनाइज्ड। इज दैट क्लियर? ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होंगे। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत अनअपघट्य क्या होते हैं। सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड क्या होते हैं? सेकंड होते हैं माय डियर विद्युत अपघट्य, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स। अगेन सेम क्वेश्चन, सर ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन कि मैं इनको टू डिफरेंट काइंड से डिफाइन कर सकता हूं। आइए किस किस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट, वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बता चुका हूं माय डियर आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री हम इलेक्ट्रोलाइट्स को यूं भी डिजाइन कर सकते हैं, यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड को अप करें तो हम इसको एक और सेकंड टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। आइए कौन सी डेफिनेशन है वो? वे पदार्थ जो जलीय विलयन, और जलीय विलयन उम्मीद है जानते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में अपने आयनों, और आयन कितने होते हैं? टू टाइप से। कौन कौन से? धन व ऋण में विभक्त, विभक्त समझते हैं? टूट जाना, आयोनाइज्ड हो जाना या डिसएसोसिएट हो जाना। So according to the modern definition of electrolytes, we can define like that: electrolytes are those substances which ionized in aqueous solution. Ionized means डिसएसोसिएट हो जाना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। और जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसएसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, you know very well there is free electron that can move from one to the another.
और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं माय डियर, यू नो वेरी वेल, दे विल फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो पक्की बात है जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धन आवेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आएगा। इस प्रकार हम यूं भी कह सकते हैं कि ये आयन फॉर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। क्योंकि ये आयन फॉर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, या यूं कहिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द मॉल्टन स्टेट। इसीलिए ये जलीय विलयन में कौन विद्युत अपघट्य और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक यानी कि कंडक्टर भी होते हैं। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर जाऊं, यदि आपको याद रहा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने जितने भी आपके साथ अभी डिस्कस किए थे वो एक्वस सॉल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट के अंदर डिसएसोसिएट नहीं होते। दे विल नॉट फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इट्स मींस दे आर द बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये गलित अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी कौन विद्युत अनपघट्य, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अब आप कहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल दे दो, तो आइए जल्दी से कुछ एक एग्जाम्पल लेकर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे NaCl और इसके नीचे लिख देते हैं हम AQ। AQ का मतलब आप अच्छे से जानते हैं एक्वस होता है, ठीक है ना। और जब हम इसको डिसएसोसिएट करते हैं माय डियर, इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव और NaCl नेगेटिव। तो NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट, एक विद्युत अपघट्य है और ये जल में घुलकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। और Na पॉजिटिव कब बनेगा? जब Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। और Cl नेगेटिव कब बनेगा? जब Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारी ये डेफिनेशन भी आ जाती है, वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, यस माय डियर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था दैट कैन मूव फ्रॉम सोडियम आयन टू क्लोराइड आयन। इसीलिए हम कई सारे लेक्चरर्स विद्युत अपघट्य को ऑन बिहाफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है माय डियर्स? तो ये है हमारे यहां। अब आप कहेंगे सर एक आध एग्जाम्पल और दे दीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक KCl, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन यहां जरूरी शब्द है AQ, एक्वस मींस वाटर सॉल्यूशन, यानी हमने पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड विल आयोनाइज्ड इन पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। Again I will say we are getting positive and negative ions in the solution. That's why KCl is a electrolyte. Is that clear? अब बात आती है the physical state of electrolytes की। तो generally in this world around us we are getting either the solid electrolytes or the liquid electrolytes. जनरली विद्युत अपघट्य हमारी दो भौतिक अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस भौतिक अवस्था यानी सॉलिड फेस में और द्रव भौतिक अवस्था यानी लिक्विड फेस में। बट माय डियर यू विल सरप्राइज टू नो दैट कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे भी हैं जो गैसीय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गैसीय अवस्था में होते हुए भी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे HCl है, HCl गैस, अब द्रव की बात नहीं कर रहा हूं, HCl गैस की बात कर रहा हूं, हाइड्रोक्लोराइड गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यदि आप इसे बेहद उच्च ताप पर या बेहद निम्न दाब पर, याद रखिएगा इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लगा दीजिएगा, HCl गैस के अंदर आप इसे किसी भी एक ट्यूब में ले लें, डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसके अंदर बेहद उच्च ताप या बेहद निम्न दाब पर 2 इलेक्ट्रोड लगाकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो यू विल सरप्राइज इट विल फॉर्म H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, यानी दिस गैस विल आयोनाइज इन H आयन एंड Cl आयन। सो वी कैन से HCl gas is electrolyte because there is the transferring of electron, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, यहां पर H आयन और Cl आयन बन गए हैं।
तो यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था कौन सी होती है, तो जनरली विद्युत अपघट्य ठोस भौतिक अवस्था में या द्रव अवस्था में मिलते हैं, लेकिन कुछ गैसें भी विशेष परिस्थितियों में विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करने लगती है। याद रहेगी मेरी बात। चलिए अब बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, जल्दी से आ जाते हैं। और हेडिंग है हमारी विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण। और जो मेरे इंग्लिश व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम विद्युत अपघट्य के वर्गीकरण की बात करते हैं माय डियर, तो हमने विद्युत अपघट्य को यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को टू टाइप में डिफाइन किया है, क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से टू टाइप्स है माय डियर? द फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। उम्मीद है सीख गए। एंड द सेकंड इज नोन एज माय डियर्स, सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वापस कहूंगा हिंदी में कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अब सवाल, सर थोड़ा सा इसे क्लियर कर दीजिए, तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द आता है प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं माय डियर्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। शॉर्ट में कैपिटल एस ई भी लिख देते हैं कुछ एक टीचर्स, कुछ एक राइटर्स। कैपिटल एस फॉर स्ट्रॉन्ग, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो द क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ले जाऊं, पहले एक नॉलेज जरूर आपको क्लियर करना चाहूंगा, देना चाहूंगा। वो ये, जनरली एसिड्स, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण ही विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, या यूं कहिए विद्युत अपघट्य होते हैं। कौन कौन से? सॉल्ट यानी लवण, एसिड्स यानी अम्ल, और बेस यानी कि क्षार। तो अब हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वापस हमें एक आयोनाइजेशन कंसेप्ट को रिवाइज करना होगा, अपने को मेमोराइज करना होगा। आप जानते हैं यदि हमने किसी पदार्थ को लिया है और उसे वाटर में डिसॉल्व किया है, तो यदि वो पदार्थ वाटर में 100% आयोनाइज्ड हो गया है, फिर सुनिएगा मैंने क्या कहा, हमने कोई पदार्थ लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो 100% यानी 100% आयोनाइज्ड हो गया, मतलब अपने आयनों में विभक्त हो गया। माय डियर, ये पदार्थ होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब आप कहेंगे सर एक बार इसे डिफाइन करिए जरा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या मतलब 100% पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आइए, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं जल्दी से एक एक करके डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले ले रहा हूं द फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि
प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? डिफाइन कर देता हूं, डेफिनेशन लिख भी देता हूं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब, यस सही सोच रहे हैं आप लोग, एक्वस सॉल्यूशन, पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब 100% अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब आप कहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिससे समझ सकें। तो आइए पहले थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं जिससे अपनी बात को एक ही प्लेस पर ज्यादा स्ट्रांगली आपके सामने रख सकूं। थोड़ा सा इसे स्क्वीज कर देते हैं टू डेवलप द स्पेस फॉर द रिमेनिंग आर्टिकल। इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देते हैं और अब हम बात करते हैं कौन कौन से हैं हमारे ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी कि हिंदी में भी लिख देता हूं प्रबल अम्ल। जितने भी हैं माय डियर्स, ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। कौन कौन से प्रबल अम्ल? जैसे आपने सुन रखा होगा HCl, जैसे आपने सुन रखा होगा HNO3, जैसे आपने सुन रखा होगा H2SO4। यदि सुन रखा है तो बढ़िया है, और नहीं सुन रखा है तो HCl का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर नॉट ओनली द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यदि आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी समझेंगे आप मेरी बात को। HCl के 10 मॉलिक्यूल्स लें, 10 मॉलिक्यूल्स HCl के, और आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो तय मानिएगा जैसे ही आप इसे, वाटर का सिंबल लगा देते हैं जल्दी से कंफ्यूजन ना हो आपको, एक्वस। तो जैसे ही आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे यू विल गेट 10 H पॉजिटिव और 10 Cl नेगेटिव आयंस, यानी कि 10 के 10 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज्ड हो जाएंगे। क्या होंगे माय डियर्स? आयोनाइज्ड। आयोनाइज समझ रहे हैं ना? आयनित हो जाना। लिख देता हूं जिससे मेरा एक भी स्टूडेंट प्रॉब्लम में ना आए। आयनित। और जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं नाराज ना हो उनका भी ख्याल रख देता हूं, आयोनाइज्ड। इज दैट क्लियर माय डियर? तो यदि कोई भी सब्सटेंस, जितने मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किया गया उतने के उतने, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसएसोसिएट हो जाएं, आयोनाइज्ड हो जाएं, तो आंख बंद करके कहिएगा तू प्रबल या। इज दैट क्लियर? तो ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर योर फ्यूचर नॉलेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस एग्जाम्पल को हटा देता हूं जिससे कि अपने इस काम को और आगे की ओर ले जा सकूं। उम्मीद है इतना आप लोग सीख गए हैं। सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जल्दी से। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है माय डियर? यस, प्रबल क्षार। कौन कौन से पढ़े थे आपने? यदि भूले ना हो तो याद दिलाता हूं। जैसे आपने NaOH पढ़ रखा है, जैसे आपने KOH पढ़ रखा है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दे आर नॉट ओनली द स्ट्रॉन्ग बेस बट ऑल्सो दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
ये न केवल प्रबल क्षार हैं माय डियर्स जो आपने 11th में 9th में 10th में पढ़ रखे हैं, लेकिन आज 12th स्टैंडर्ड में आप इस बात को रियलाइज करेंगे ये प्रबल क्षार होने के साथ साथ प्रबल विद्युत अपघट्य भी हैं। और आपका फिर वही ब्रेन में क्वेश्चन डेवलप होगा, सर ये प्रबल क्षार प्रबल विद्युत अपघट्य कैसे हैं? तो वही एग्जाम्पल रिपीट करूंगा। आप सपोज करिए NaOH के 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो तय मानिएगा 100 के 100 वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। यानी कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स इन वाटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यू विल गेट 100 सोडियम पॉजिटिव आयन और 100 OH नेगेटिव आयन। तो सारे के सारे आयोनाइज हो गए, इसीलिए अगेन आई विल से, वी विल से कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चा ठीक है सर, अब एक दो और एग्जाम्पल दे दो। तो आइए तीसरे एग्जाम्पल पर जा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और हिंदी वाले इंतजार कर रहे हैं, प्रबल लवण। जितने भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स हैं, अब आप कहेंगे सर सॉल्ट तो हमने एक ही पढ़ा है NaCl, नहीं, वो तो आप यूज करते हैं सॉल्ट, इसलिए आपको वो याद रहता है। नमक की बात नहीं कर रहा, सॉल्ट माने लवण होता है। नमक तो एक सॉल्ट है, लवण है, इसलिए इसे सॉल्ट कह देते हैं। तो आइए कौन कौन से हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स आपके लिए, जल्दी से समझिएगा मेरे साथ। लाइक NaCl, लाइक KCl, लाइक NaNO3, लाइक KNO3, लाइक K2SO4, like Na2SO4 and many more has to come। अभी और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। All are strong salt, not only the strong salt but also the strong electrolytes। ये केवल प्रबल लवण ही नहीं है, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और वापस प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब जितने मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं अब आप द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सीख गए होंगे। आइए अब जल्दी से नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? यस, द सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर हैं उसे हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। और उम्मीद है माय डियर आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, शायद बुक में सेल्फ स्टडी भी की होगी। आइए इस बार आप इसे मेरी निगाहों से मेरे द्वारा समझिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जल मतलब वाटर, जल में घोलने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त न हो। पूर्ण रूप से का मतलब 100% आयोनाइज ना हो। एक बार परिभाषा लिखता हूं जिससे याद करने में आसानी रहेगी आपको माय डियर्स। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभक्त, विभक्त मतलब लिख दूं आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं माय डियर्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है ये जितने मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किए जाएंगे उतने के उतने डिसएसोसिएट, माफी चाहूंगा
आयोनाइज्ड नहीं होंगे। बच्चा सर एक एग्जाम्पल देना। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी सब्सटेंस के 10 मॉलिक्यूल लिए और 10 में से एक कम यानी 9 तो आयोनाइज्ड हो गए, लेकिन एक आयोनाइज्ड नहीं हुआ। आंख बंद करके कहिए ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये 100% आयोनाइज्ड नहीं हुआ है। बच्चा और सर 10 में से 8 होते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, 7 होते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, 6 होते तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, 4 5 3 2 1 यदि 10 में से एक मॉलिक्यूल भी आयोनाइज्ड हुआ है तो वो वीक होगा इलेक्ट्रोलाइट। और अब आखिरी सवाल, और सर 10 में से एक भी आयोनाइज ना होता तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता, ये विद्युत अनपघट्य हो जाता, तब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता। उम्मीद है ये मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में ही आपको डिफाइन कर दिया था। तो माय डियर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है 100% आयोनाइज नहीं होगा, 100 से कुछ भी कम हो सकता है। अब आप कहेंगे तो सर एग्जाम्पल देकर जरा बताइए। आइए एक एक करके एग्जाम्पल डिफाइन कर रहा हूं। एग्जाम्पल लाइक वीक एसिड्स। और वीक एसिड्स कौन होते हैं? हिंदी में भी बता दो। दुर्बल अम्ल। कुछ याद है? अरे माय डियर्स बोलिए, याद है या नहीं? चलिए, जैसे CH3COOH जानते हैं एसिटिक एसिड वीक एसिड है। जैसे HCOOH फॉर्मिक एसिड, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स, ऑल एसिड्स। और एक आध लेना चाहते हैं तो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स, ऑल एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक एसिड्स। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से। दैट वाज द फर्स्ट वन एंड नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द सेकेंड। वीक बेसिस, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? दुर्बल क्षार। कौन कौन से हैं? शायद याद आ गया हो अब तक, और नहीं याद आया है तो आइए मैं आपके साथ हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड एंड मैनी मोर। ये सारे के सारे वीक बेस हैं। अब आप कहेंगे सर वीक बेस मतलब जो 100% आयोनाइज ना हो, यानी कि सपोज करिए, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के लिए। 10 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH लिए, किस में? एक्वस सॉल्यूशन में, और इसके आयोनाइज होने का वेट किया तो 10 के 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे। हमेशा 10 से कम मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होंगे, और ये कम से कम एक मॉलिक्यूल जरूर आयोनाइज्ड होगा, और ज्यादा से ज्यादा 10 में से 9 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज्ड होंगे। इज दैट क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि 100% इनका आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। तो चलिए, उम्मीद है ये भी सीख गए। और आखिर में आता है लास्ट थर्ड एग्जाम्पल, यानी कि वीक सॉल्ट्स, यानी कि दुर्बल लवण। और कौन कौन से हो सकते हैं ये? आइए जल्दी से आ जाते हैं। जैसे CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे HCOONH4 अमोनियम फॉर्मेट। ऑल दीज आर weak salt. Not only the weak salt, they are also weak electrolytes. तो अब आपने गौर किया होगा मेरे दोनों सेक्शन में क्या
एक एक करके गौर कर लेते हैं। जब मैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा था तो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सभी स्ट्रॉन्ग बेस और सभी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सदैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जब मैंने आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की माय डियर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखिएगा सभी वीक एसिड्स, सभी वीक बेस और सभी वीक सॉल्ट ये हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं माय डियर्स आपने अब इस वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, और न केवल स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेप्ट सीखी होगी, बल्कि अब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रॉपर डिफरेंस करना भी सीख लिया होगा। तो यदि ऐसा है तो बधाई है, ये वीडियो देखना आपका यूजफुल रहा। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ फिर जुड़ूंगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।